नमस्कार क्लास 11th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। कल की कक्षा में यानी पूर्व कक्षा में हमने हमारी आरोह पाठ्य पुस्तक का गद्यांश भाग का अगला लेसन जो कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा गया है और जिसका शीर्षक है स्पीति में बारिश। कृष्णनाथ जी जो ये मानते हैं कि वो एक ऐसे यायावर हैं जिन्होंने अलग अलग स्थानों की यात्रा को शब्दबद्ध साहित्यिक रचना में ढाल दिया था और यही रचनाएं हिंदी साहित्य जगत में यात्रा वृतांत के नाम से जानी जाती हैं। और इसी का एक उदाहरण या एक जो सबूत है, प्रमाण है, वो स्पीति में बारिश के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित किया गया है, जिसके विषय में हमने कल की कक्षा में एक जानकारी हासिल की थी कि स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का मध्य का भूभाग है और ये जो भाग है बहुत ही दुर्गम है, यानी जाना बहुत मुश्किल है और वहाँ का जो जीवन है वो भी मुश्किलों भरा है, कठिनाइयों से परिपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं उसी के विषय में कि वास्तव में स्पीति के अंदर किस तरह से यहाँ महत्वपूर्ण पात्र है। इस स्पीति का क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरीय विस्तार है, किस तरह की पहाड़ी श्रृंखला है, किन किन स्थानों के मध्य में ये पड़ता है, यहाँ की बारिश ऐसी कैसी है, जिसके विषय में लेखक ने अपने इस पाठ्य रचना में जो है उद्धृत किया है। तो क्या बताते हैं, देखिए। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर में और 77.26 तथा 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है, यानी चारों तरफ बहुत पहाड़ श्रृंखलाएं हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई भी लगभग 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत से, पश्चिम में लाहौल से, दक्षिण में किन्नौर से और उत्तर में लद्दाख से बिल्कुल अलग कर देते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की एक घाटी है। स्पीति पश्चिमी हिमालय के लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। नदी के बारे में बता रहे हैं और वहां से ये जो स्पीति यानी स्थान वहां पर आती है। स्पीति से बह करके वो पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, फिर किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। लेखक कहते हैं कि मेरी इसी स्पीति नदी से प्रीति है, यानी मैं इससे बहुत लगाव रखता हूँ। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ और सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है, पर स्पीति के अलावा पिन की घाटी बहुत प्रसिद्ध है। मान भाई से मैंने इसका किस्सा सुना था, अत्यंत बीहड़, बीहड़ यानी सुनसान और वीरान है। ठीक है, चारों तरफ जो है पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, तो जाना आना बहुत दुर्गम और दुष्कर लगता है। इस वजह से वहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, यानी बस वो मध्य का भूभाग है जहां लोग जो है रहते हैं। जैसी वह आबाद है वैसी आप देख भी रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से कम लोग बसते हैं, यानी 1 मील की दूरी में सिर्फ 4 लोग ही दिखाई देते हैं। अचरज ये नहीं कि कितने कम लोग क्यों हैं, मतलब अचरज तो ये है कि इतने लोग भी वहां कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए, यानी इतनी ठंड, इतनी बर्फबारी, इतनी वर्षा, जिसकी वजह से 8-9 महीने के लिए तो उनका जो संचार है, उनका जो संपर्क है, वो बाहरी दुनिया से एकदम टूट ही जाता है। ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, लकड़ी भी वहां नहीं है, घर गर्म रख सके वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। वृत्ति यानी किसी तरह का कोई दूसरा और रोजगार। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, क्या अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण है, ये मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना देखता हूँ कि वो यहाँ रह रहे हैं और इसीलिए रह रहे हैं, यानी लंबे समय से जब यहाँ रह रहे हैं तो वो यहीं के हैबिचुअल हो चुके हैं, आदतन हो चुके हैं, तो वो यहीं रह रहे हैं। इसके लिए कोई और दूसरा तर्क लेखक कहते हैं वो मेरे पास नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले ही सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्कीय है, यानी संसार, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाए, और व्यक्ति का निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त होना, इसके पीछे भी
तर्क नहीं दिए जा सकते। ये सारी चीजें क्या है, तर्क के परे हैं। तो स्पीति में लोग क्यों रह रहे हैं, ये बात भी तर्क से परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे, बिल्कुल नंगे और भव्य है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद, करुण पुकार। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। यानी चारों तरफ पहाड़ बर्फ से ढके हुए, इतनी ठिठुरन, इतनी गलन और इतनी ही लोगों की व्यथा। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। यानी जितनी ऊंचे पहाड़ हैं, उससे भी ज्यादा बढ़कर लोगों की वहां की व्यथाएं हैं। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने की अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। यानी वो ये मानते हैं कि सुंदरता तो हर कण में है, तो पहाड़ भी जो बर्फ से ढके हुए हैं, तो क्या हुआ, वो भी हमें सुंदर दिखाई देते हैं। तो लेखक कहता है, वो लोग ये जान लो कि स्पीति मध्य हिमालय की एक घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं, जहां पर स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम, छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है। ये तो हिमालय का तलवा है, यानी नीचे के क्षेत्र है। शिवालिक या पीर पंचाल या फिर ऐसे ही उसका नाम है, ये सारी उसकी तलहटी है। यानी वो थोड़ी और निचाई पे है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो रोहतांग, और रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय स्थित है। यानी रोहतांग जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसे आगे की जो श्रृंखलाएं है वो मध्य हिमालय है। ठीक है, एक तो तल का हिमालय, फिर मध्य का हिमालय। अब क्या बताता है, इससे ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं यहाँ, यानी मध्य हिमालय में ही लाहुल स्पीति की वो घाटियां हैं। घाटियां क्यों कहा गया है, क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और मध्य भाग में स्थित है, इसलिए आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां से ये बिल्कुल कटी रहती हैं, अलग रहती हैं। और इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। क्या बताते हैं, देखो, श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की ऊंचाई समुद्र तट से 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट तक की लगाया जाता है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह मान्य श्रेणी कहलाती है। मान्य का क्या अर्थ है, तो कहीं यह बौद्धों के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। यह, इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, इसे संक्षेप में मान्य कहते हैं। ओम मणि पद्मे हूँ, ये एक बौद्ध मंत्र है और इसका मतलब है माने। कहीं इस श्रेणी का नाम शायद इसी मान्य पर तो नहीं हुआ, अगर नहीं तो क्या, तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में मान्य का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना बिल्कुल सहज है। इंपीरियल गजेटियर ने मान्य श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं हो सकती। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17,000 फीट से अधिक है, और कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी दिखाई देते हैं। यह मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। ये तो हुई इसकी भौगोलिक संरचना। अब इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है, यानी स्पीति से बाहर की तरफ देखो तो बाहरी हिमालय, इसकी चोटी 23,064 फीट ऊंची है, और इसमें कई चोटियां जो इतनी 20,000 फीट ऊंचाई की स्थित है। कहता है लेखक कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, ना इनसे होड़ लेने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। यानी लोसर नामक स्थान में एक बार इसने पहाड़ की ऊंचाइयों से थोड़ा होड़ लेने की कोशिश की, यानी नापने की कोशिश की। इन ऊंचाइयों से होड़ लेना तो मृत्यु बराबर है। फिर उसको ये अनुभव मिल गया कि इन ऊंचाइयों में चढ़ करके इन ऊंचाइयों से होड़ लेना वास्तव में अपनी मौत को बुलावा देना है। हाँ, कभी कभी मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान होती है। मैं सोचता हूँ देश और दुनिया के मैदानों से, पहाड़ों से युवक युवतियां आई और पहले तो स्वयं अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। यानी ये जो दुर्गम बना रखा है इन्होंने इस भूभाग को, इस दुर्गमता को दूर करें, यानी अपना जो प्रभाव है यहाँ तक लाने और विकसित करने की कोशिश करें।
इस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। यानी जो युवक युवतियां यहाँ आएंगी वो अपने उत्साह के द्वारा साहस के द्वारा यहाँ इन पहाड़ों को पार करते हुए जब इस स्थानों तक पहुंचेंगे तो वास्तव में ये सिद्ध हो जाएगा कि वहां उन्होंने अपने उत्साह से, अपनी चंचलता से इन पहाड़ों का गर्व दूर कर दिया। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। यानी यहाँ जनजीवन में थोड़ी बहुत भी चंचलता और मनोरंजकता दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां अधिकतर बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें लामा साधु कहा जाता है। ये बूढ़े लामाएं लोग जो हैं वो वहां जाप आदि करते थे और अपने ध्यान की प्रक्रिया में लगे रहते थे। तो लेखक ये मानते हैं कि इसी कारण ये सारी घाटियां जो है उदास हो गई हैं। युवक युवतियां किल्लोल करे, किलोल हंसी मजाक। तो ये पहाड़ और ये वातावरण भी हर्षित होगा। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। स्पीति जो क्षेत्र है वहां पर जो जमी हुई बर्फ है वह इस युवा इतिहास की गर्मी से तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। तो देखिए यहाँ पर जो नाम लिया गया था कि बौद्ध मंत्र, ये एक ध्वनि मंत्र है जो साधना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। ये देखिए ये यहाँ पे बौद्ध मठ बने हुए हैं। लाहुल की तरह स्पीति में भी ही दो ऋतुएं होती हैं। कहीं षड ऋतुओं का बखान किया है। यह अभ्यास दोष के कारण है। यानी 6 ऋतुएं नहीं, सिर्फ 2 ही ऋतु होती है। जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु और शेष पूरे वर्ष जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने, और बाकी फिर 8 महीने जो है यहाँ पे शेष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में यहाँ तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दी में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रातें ठंडी होती है, और शीत में क्या होता है तो फिर इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती, ना किसी प्रकार की कोई खुशबू होती है। दिसंबर में घाटी में फिर से बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है जो अप्रैल मई तक चलती रहती है। इसीलिए यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें शूल की तरह यह हवा चुभने लगती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय में मानसून की पहुंच मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यानी यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ बरखा बहार नहीं है, यानी बिल्कुल भी बारिश नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। ये वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। तो कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक वर्षा वर्णन के माध्यम से भी इन पहाड़ी इलाकों, खासतौर पे मध्य हिमालय में स्थित स्पीति के भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो क्या कहते हैं देखिए, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकते हुए बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़ा बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। यानी यहाँ किस तरह से कालिदास ने वहाँ की प्राकृतिक जो ठंडक है या शीतलता है वो काम वासनाओं को जो प्रेरित करने वाली है, इस बात को यहाँ अभिव्यक्त किया है। यहाँ पावस पहुंचता ही नहीं, पावस गर्मी। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदना का अंग नहीं है। वह यह जानते ही नहीं कि बरसात में नदियां बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। भाई वर्षा ऋतु के समय इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह के परिवर्तन जो है वातावरण में दिखाई देते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे
कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियाँ और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा आपके मन की सब साधे पूरी करे। तो शायद स्पीति में नर नारी ये पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है और ये क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती। और स्पीति में कभी कभी बारिश होती है, वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। यानी जिस तरह से वर्षा का दृश्य हमारे मन को आह्लादित कर देता है, वैसा वर्षा का दृश्य स्पीति में दिखाई नहीं देता। धरती बिल्कुल सूखी, ठंडी और वंध्या यानी बंजर पड़ी रहती है। तो इस प्रकार स्पीति के अंदर जो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल था, और भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ साथ वहाँ किस तरह से जो है मात्र इतनी ठंडक बनी रहती है, उसके विषय में यहाँ लेखक कृष्णनाथ ने हमारे समक्ष उपस्थित किया है और बताया है कि वहाँ बारिश तो बिल्कुल भी नहीं होती है। 4 महीने के लिए वसंत ऋतु आती है, जिसमें भी रातें ठंडी होती हैं, और बाकी जितने भी महीने हैं वो खूब ठंड के होते हैं। वहाँ पे अप्रैल मई जो है, वहाँ उस समय ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अप्रैल मई तक जो है इस तरह से बर्फ का पड़ना दिसंबर में शुरू होता है, अक्टूबर दिसंबर में, और अप्रैल मई तक चलता रहता है। और वो क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है। तो जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते चलेंगे, और अपनी अगली कक्षा में हम इस पाठ को पूरा करते हुए इसके प्रश्न उत्तर पर एक सामान्य सा चर्चा या जो बातचीत है उसका एक क्रम, उसका एक सिलसिला जारी करेंगे। तो धन्यवाद बेटा आप सभी का आज की कक्षा में शामिल होने के लिए। अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और संबंधित प्रश्न के उत्तर भी करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।